हेलो विद्यार्थियों, मैं सुमित मंगल उड़ान एकेडमी इंदुपुरी भोपाल से। और आज हम लोग जिस पर चर्चा करने वाले हैं वो वर्तमान में 2025 में यूपीएससी का जो पेपर आयोजित हुआ और उस पेपर में हिस्ट्री के क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं और किस तरीके से क्वेश्चन बने हैं, क्या उसके आंसर हैं, इस पे आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो 25 मई 2025 को जो यूपीएससी का पेपर हुआ उसमें हिस्ट्री से लगभग कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं? तो लगभग जो हैं वो 16 क्वेश्चन जो हैं वो इस बार पूछे गए हैं। और इन क्वेश्चनों में अधिकांशतः जो क्वेश्चन हैं उनका नेचर कैसा रहा, किस तरीके से वो क्वेश्चन आप लोगों ने अटेंड किए। थोड़ा बहुत फैक्चुअल के साथ रहा, यानी कि क्वेश्चन जो है वो ना तो ज्यादा टफ आए और ना ही ज्यादा इजी आए। तो हम लोग क्वेश्चनों को देखते हैं जल्दी से। ठीक है, आप लोग मिला सकते हैं इसको जिन्होंने पेपर दिया है यूपीएससी का। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या पूछा है। गांधी जी ने एक कोटेशन दिया है और कोटेशन कहा है, राज दो मेरा धर्म हो गया। यानी उन्होंने किस शब्द का प्रयोग किया है? राजद्रोह का प्रयोग किया है। अच्छा, राजद्रोह की अगर हम बात करें तो राजद्रोह किसके विरुद्ध होगा? देश के विरुद्ध होगा। यानी कि हम किसी देश की कानून व्यवस्था को तोड़ दें और किसी देश के नियमों का उल्लंघन कर दें तो यानी कि वो राजद्रोह माना जाएगा। यानी हर देश के अपने अपने कानून होते हैं। लेकिन बात यहां पर जो हो रही है वो ये कि भारत एक गुलाम देश है और भारत में ब्रिटिश शासन अभी चालू है, यानी कि ब्रिटिश सरकार के कानून चालू है। अब ब्रिटिश सरकार के कानून है और अगर उन कानूनों को तोड़ा जा रहा है यानी कि हम उनके विरुद्ध एक राजद्रोह कर रहे हैं। तो देखते हैं हम लोग, पहला कोटेशन दिया गया, राजद्रोह मेरा धर्म हो गया। तो इसमें अगर हम देखते हैं पहला क्या दिया हुआ है, चंपारण सत्याग्रह के समय। अगर हम चंपारण सत्याग्रह की बात करते हैं तो चंपारण सत्याग्रह क्यों हुआ? इस समय गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आए और साउथ अफ्रीका से जब वो वापस आए तो उन्होंने देखा कि भैया इस समय बिहार में जो है वो एक प्रकार से तीन काठिया पद्धति चलती थी जिसके तहत जबरदस्ती किसानों से नील की खेती कराई जाती थी। और जब राजकुमार शुक्ल ने इसके बारे में गांधी जी को बताया तो गांधी जी चंपारण गए और 1917 में बिहार के चंपारण में जाकर उन्होंने नील की खेती जो है उसके विरुद्ध जो तीन काटिया पद्धति है उसका विरोध किया और ये आंदोलन उनका पहला सफल हो गया। लेकिन चंपारण सत्याग्रह राजद्रोह नहीं है क्योंकि ये एक स्थानीय स्तर पर उनके द्वारा किया गया एक आंदोलन था जो सफल हो गया, लेकिन इसका एरिया एक सीमित एरिया था, तो राजद्रोह नहीं हो सकता। अगला कोटेशन देखते हैं हम लोग, दांडी में नमक कानून को सार्वजनिक रूप से उल्लंघन करने के समय। देखो, इस समय गांधी जी ने 1930 में एक मूवमेंट चलाया जिसको सबॉर्डिनेट यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय जो मूवमेंट चलाया गया उस मूवमेंट के तहत गांधी जी ने दांडी मार्च किया और दांडी मार्च करके उन्होंने दांडी नामक स्थान जो कि नौसारी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है वहां जाकर उन्होंने नमक उठाया और नमक उठा के उन्होंने नमक कर न अदायगी करने का आंदोलन चालू कर दिया और इससे सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो गया। यानी कि ये जो दांडी मार्च है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये दांडी मार्च जो है वो पूरे देश में होगा। यानी कि पूरे देश में अंग्रेजों के द्वारा जो नमक कानून या नमक कर लिया जाता है उसके विरुद्ध होगा और इस तरह उत्तर भारत की तरह दक्षिण भारत में भी इस कानून को तोड़ा जाएगा जो कि सी राजगोपालाचारी के द्वारा तोड़ा जाएगा। यानी कि अगर देखा जाए तो इस समय दांडी में नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन किया गया, यानी पूरे देश के विरुद्ध किया गया, यानी ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध किया गया, उनके नमक कानून के विरुद्ध किया गया। यानी राजद्रोह मेरा धर्म हो गया। इसका आंसर होगा दांडी में नमक कानून को सार्वजनिक रूप से उल्लंघन करने के समय, क्योंकि ये एक अखिल भारतीय स्तर पर हो रहा है यह आंदोलन। ठीक है, तो इसका आंसर दांडी में। पर अगला कोटेशन भी देख लेते हैं हम लोग। लंदन में सेकेंड गोलमेज सम्मेलन हुआ और गांधी जी वापस आ गए तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस प्रारंभ कर दिया, लेकिन लोगों की इसमें उत्सुकता कम हो चुकी थी, इसलिए 1934 में आके गांधी जी ने इस आंदोलन को समाप्त कर दिया। तो समाप्त कर दिया यानी कि उसके पहले वो कर चुके हैं, यानी वो चालू हो चुका है, यहां तो समाप्त कर रहे हैं दूसरी गोलमेज सम्मेलन में आने के बाद। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन से प्रारंभ हुआ। भैया, भारत छोड़ो आंदोलन भी एक प्रकार से अगर देखा जाए तो राजद्रोह होगा, लेकिन उसके पहले ये हो चुका है, इसलिए इसमें गांधी जी ने सबसे पहले राजद्रोह मेरा धर्म हो गया है इसमें कहा। इसमें इसलिए नहीं कह पाया क्योंकि रात को ग्वालियर टैंक से जब उन्होंने करो या मरो का नारा दिया तभी गांधी जी को और अन्य प्रमुख नेताओं को ऑपरेशन जीरो ओवर चलाते हुए रातों रात गिरफ्तार कर लिया गया। तो भैया कहानी खत्म हो गई, गांधी जी कुछ बोल पाते, इससे वो कहानी खत्म हो गई। तो राजद्रोह मेरा जन्म
मेरा धर्म हो गया है। इसका आंसर है दांडी में नमक कानून को सार्वजनिक रूप से उल्लंघन करने पर। ठीक है, चलो क्वेश्चन समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हर जिसने भी दिया होगा उसने इसका आंसर जरूर लगा दिया होगा। क्वेश्चन सिंपल सा पूछा गया है भैया कि मोहनजोदाड़ो यानी कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर में एक नाचती हुई लड़की यानी कि एक डांसिंग गर्ल नामक एक मूर्ति मिली है, नारी की मूर्ति मिली है, जो इस बारे में हमें ये कोटेशन ये भी बता रहा है कि भैया ये नारी की मूर्ति मिली है, यानी कि यहां पर नारियों का प्रभाव ज्यादा रहा होगा इसलिए मूर्तियां बनाई गई। क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन है ये किस पदार्थ से बनी है। पहली चीज, मोहनजोदाड़ो सिविलाइजेशन को हम कई नामों से पुकारते हैं और उन्हीं में से एक नाम है कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता है यानी कि इस समय हड़प्पा सभ्यता के लोग एक धातु का प्रयोग करते थे और वो धातु कौन सी है, कांसे की धातु है। यानी कि इस समय जो डांसिंग गर्ल मिली है जो कि हमें एक कांसे से निर्मित है, वो मोहनजोदाड़ो में किससे बनी हो सकती है, इंद्रगुप्त मणि यानी कार्नियल, इससे हो ही नहीं सकती भैया, कांसा है ही नहीं है। मृतिका यानी कि क्ले यानी मिट्टी की बनेगी नहीं, वरना गल जाएगी, क्योंकि मोहनजोदाड़ो का पतन सिंधु नदी में आने वाली बाढ़ों से हुआ है। तो भैया इसमें सोना सोना था लेकिन सोने से बनी नहीं है, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, कांसा है। तो डांसिंग गर्ल जो है वो किस धातु की बनी हुई है, कांसे की बनी हुई है। अच्छा, आप लोगों ने वो ऋतिक रोशन की मूवी देखी होगी मोहनजोदाड़ो, अगर नहीं देखी होगी तो जिसको हिस्ट्री में इंटरेस्ट होगा उसने देखी होगी। जब उस मूवी का एंड होता है तो भाई साहब वो डांसिंग गर्ल ऐसे करते हुए पानी में ऐसी लहराती हुई नीचे जाती हुई दिखाई देती है। ठीक है, यानी कांसे की नर्तकी की मूर्ति। ठीक है, तो मुझे मत समझ लेना वो तुम लोग। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है भैया, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा यूपीएससी में। यूपीएससी में अगला क्वेश्चन पूछा गया है क्या, चोरी चोरा घटना यानी चोरा चोरी कांड हुआ था, आपको पता है क्यों हुआ था, असहयोग आंदोलन चल रहा है। असहयोग आंदोलन कब चल रहा है, तो असहयोग आंदोलन 1920 में चल रहा है और असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने साफ साफ कह दिया है भैया कि ये आंदोलन पूर्ण रूप से क्या होना चाहिए, पूर्ण रूप से अहिंसावादी होना चाहिए। दूसरा, इसमें हमें सभी प्रकार की उपाधियों का त्याग कर देना होगा, इसलिए गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि त्याग दी। इसके अलावा कॉलेज और स्कूल के विद्यार्थियों को अपने अपने जो है अंग्रेजों के विद्यालयों और कॉलेजों का त्याग करना पड़ेगा, और जो सरकारी वकील हैं यानी कि जो वकील हैं वो अपनी वकालत छोड़ देंगे। और इस तरीके से सरकार का हमें एक प्रकार से देखा जाए तो असहयोग करना है, किसी प्रकार का कोई भी सहयोग हमें सरकार के साथ नहीं करना है। लेकिन असहयोग आंदोलन चलते चलते 1922 में एक घटना हो गई जब गोरखपुर के चोरा चोरी नामक स्थान पर एक जुलूस निकाला जा रहा था, और जुलूस निकालते समय जो है एक थानेदार सहित 21 सिपाहियों को जब उन्होंने जिंदा जला दिया, क्योंकि ये सिपाही उनके धरने को रोक रहे थे, जुलूस को रोक रहे थे, और इस तरह उन्हें जुलूस ने थाने के अंदर बंद करा और थाने को लगा दी आग, और थाना धू 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 करते हुए उड़ गया। अब ये सब के सब जिंदा जल गए, और अंग्रेजों को जब इस बारे में पता चला, क्योंकि गांधी जी ने साफ साफ क्या बोला है, अहिंसा का पालन करना, हिंसा यूज होनी नहीं चाहिए। अब हिंसा यूज हो गई, गांधी जी का एकदम दिमाग खराब हो गया, यार मैंने बोला भैया अहिंसा का पालन करना, तुमने हिंसा कर दी। और हिंसा कर दी तो जैसे ही उन्हें चोरा चोरी घटना के बारे में पता चला, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। लेकिन इस आंदोलन में चालू हुआ, और ये जो घटना हुई, इस घटना में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया जिन पर मुकदमे चलाए गए। अब वो पूछ रहा है कि इनमें से किन लोगों के ऊपर मुकदमा चलाया गया था, उनका लीगल एडवाइजर कौन था, कौन ने इनका डिफेंस किया था। तो भैया हम ऑप्शन को देखते हैं और ऑप्शन के आधार पर अनुमान लगाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि मान लो ये क्वेश्चन नहीं पता किसी को, अब लगाते हैं। सीआर दास, सीआर दास इस समय क्या कर रहे हैं, देखो सीआर दास इस समय जो हैं वो कांग्रेस के अंदर ही रहते हुए जो है एक नई पार्टी बनाने का विचार कर रहे हैं, जिनका साथ मोतीलाल नेहरू दे रहे हैं, क्योंकि इनका विचार है कि जो 1919 के एक्ट के तहत जो चुनाव होने वाले हैं उस चुनाव में कांग्रेस भाग ले। लेकिन कांग्रेस का एक दल चुनाव में भाग लेना नहीं चाहता है, लेकिन सीआर दास जो हैं वो भाग लेना चाहते हैं, इसलिए स्वराज पार्टी की स्थापना करेंगे। इसलिए इनका भी फूल मूड राजनीति पर है, इसलिए ये वकालत में नहीं उतरेंगे। मदन मोहन मालवीय और कृष्णकांत, मदन मोहन मालवीय और कृष्णकांत का संबंध कहां से है, इनका संबंध यूपी से है। अगर इनका संबंध यूपी से है और चोरा चोरी नामक घटना कहां हो रही है, यूपी के गोरखपुर में हो रही है,
और गोरखपुर में हो रही है, यानी कि ये मुद्दा यूपी से कनेक्ट हो गया है, यानी कि इसके एडवाइजर के रूप में मदन मोहन मालवीय और कृष्णकांत उतर आएंगे लीगल डिफेंस के रूप में। लेकिन हम और भी ऑप्शन देखते हैं। यूपीएससी में हमें चारों ऑप्शन देखने पड़ते हैं, इसलिए ध्यान रखना कि चारों ऑप्शन देखने के बाद ही हमें टिक मार्क लगाना चाहिए। चलो देखते हैं। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और ख्वाजा हसन निजामी। अगर सैफुद्दीन किचलू की बात करें तो भैया ये पंजाब के नेता हैं, और इन्हीं की वजह से जो है आगे अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत करेंगे ये लोग, और फिर राजनेता के रूप में जो है उभर के आएंगे पंजाब में ये। तो सैफुद्दीन कुचली और ख्वाजा हसन निजामी ये होंगे नहीं। और जिन्ना जिन्ना का अभी जो है प्रारंभ हो रहा है, नए नए आए हैं कांग्रेस में ये, तो अभी ये ज्यादा फड़फड़ाएंगे नहीं, हैं भी ये भी वकील, ये भी पढ़ लिख के आए हैं, ठीक है ना, लेकिन अभी ये फड़फड़ाएंगे नहीं अभी, इसलिए क्यों, क्योंकि नए नए भाई साहब जुड़े हैं इसलिए। तो इसका आंसर क्या होगा, मदन मोहन मालवीय और कृष्णकांत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से, भैया निम्नलिखित में से किस एक घटना के उपरांत, यानी कि एक कोई घटना हो रही है, उस घटना के उपरांत, ठीक है, गांधी जी ने अस्पृश्यता का सतत विरोध करते रहे, यानी कि अनटचेबिलिटी का विरोध करेंगे, वो छुआछूत को मिटाने का प्रयास करेंगे, और सभी क्षेत्रों में उसके उन्मूलन के लिए अपील कर रहे हैं, लोगों को जाके बता रहे हैं कि भैया अस्पृश्यता का विरोध करो, अनटचेबिलिटी को खत्म करो, छुआछूत की भावनाएं जो हैं उसको समाप्त करो, इसके लिए अपील कर रहे हैं। अपने राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रमों में हरिजनों के उत्थान को शामिल करने का निश्चय किया। गांधी जी क्या कहते थे इनको, हरिजन कहते थे, जनों में सबसे प्रिय हरि के जन, हरिजन। अब एक घटना हो रही है, जिस घटना ने गांधी जी को इसके लिए खड़ा कर दिया, और वो अब अपना जीवन अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए लगाएंगे। ऐसी घटना क्या हो रही है वो पूछ रहे हैं। घटना क्या होगी, घटना ये होगी कि इस समय घटना में 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा है, और सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय ही राउंड टेबल आयोजित की गई है, गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया है, और कांग्रेस जो है वो सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गई, गांधी जी गए। अब यहाँ पे सेकंड गोलमेज सम्मेलन हुआ, और सेकंड गोलमेज सम्मेलन में बात बनी नहीं, क्योंकि जिन्ना जो है वो अपना व्यवहार जो है वो सही नहीं रख पा रहे, अड़लिया रवैया रहा उनका। गांधी जी ने बोला भैया स्वराज के मुद्दे पे यार मुस्लिम लीग सपोर्ट कर ले हमारा यार, जिन्ना जो है वो सपोर्ट करने को तैयार नहीं हो रहे, जिन्ना बोले हम तो नहीं करेंगे सपोर्ट, और इस बात से गांधी जी का दिमाग खराब हुआ, और गांधी जी सेकंड गोलमेज सम्मेलन से बाहर आ गए। जब बाहर आ गए तो बाहर आकर उन्होंने देखा कि भैया माहौल कैसा है, एकदम टाइट चल रहा है कि नहीं चल रहा, मैं सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करके गया था, तो जब वो आए तो उन्होंने देखा माहौल थोड़ा ठंडा पड़ा हुआ है, लेकिन गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। जब प्रारंभ कर दिया तो तभी 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचाण की घोषणा कर दी, सांप्रदायिक पंचाण की यानी कम्युनल अवार्ड की घोषणा कर दी, जिसके तहत दलितों को भी मुसलमानों की तरह जो है पृथक निर्वाचन दे दिया। यह बात गांधी जी को पता चला कि पृथक निर्वाचन दे दिया गया। गांधी जी ने बोला भैया दलितों को यार हिंदुओं से अलग करने का पुलटूस मूड बना लिया अंग्रेजों ने अब, और ये अब दलितों को भी हिंदुओं से अलग कर देंगे जिस तरह मुसलमानों को अलग करके बैठे हुए हैं ये। तो गांधी जी समझ गए, और गांधी जी ने कर दिया आमरण अनशन। जब गांधी जी ने आमरण अनशन करना चालू किया तो गांधी जी की तबीयत होने लगी खराब। जब खराब होने लगी तो भैया भीमराव अंबेडकर जो इस समय दलितों के सबसे बड़े नेता थे, तो भीमराव अंबेडकर पर तेज बहादुर सप्रू और जयकर वगैरह अन्य नेताओं ने कहा भैया यार भीमराव अंबेडकर जी यार, वो गांधी जी ने आमरण अनशन चालू कर दिया यार, कहीं अगर गलती से वो कुछ हो हुआ गया तो पूरा इतिहास यही बोलेगा कि गांधी जी की मृत्यु जो है वो अंबेडकर जी के कारण जो है वो उनके अड़ेलिए जो है नहीं मान रहे थे, इसकी वजह से हो गई, इसलिए भैया इतिहास कुछ ना बोले, इसलिए अंबेडकर जी आप जाकर एक समझौता कर लो। अंबेडकर जी गए, और अंबेडकर जी ने जाकर गांधी जी के साथ समझौता किया कि भैया ठीक है दलितों को पृथक निर्वाचन नहीं दिया जाएगा, ठीक है, और इसके बदले उन्हें विधानसभाओं में आरक्षण दे दिया जाएगा जो कांग्रेस के द्वारा दिया जाएगा, ठीक है। जो ये घटना हुई, इस घटना ने गांधी जी को यह समझ में आ गया कि दलितों को अगर बचाना है तो सबसे पहले अस्पृश्यता का विरोध करना होगा, और इस तरह गांधी जी ने जो समझौता किया भीमराव अंबेडकर के साथ, वो समझौता कहलाता है पूना समझौता। क्या कहलाता है, पूना समझौता। तो पूना समझौता की घटना ने गांधी जी का आंदोलन किसकी ओर मोड़ दिया, अस्पृश्यता की ओर मोड़ दिया।
और इस तरह अस्पृश्यता की ओर मुड़ते हुए, अपील करते हुए उन्होंने अपना पूरा ध्यान किसकी तरफ लगा दिया? हरिजनों की ओर लगा दिया। देख लेते हैं, गांधी इरविन पैक्ट 1931 में हुआ, कोई लेना देना नहीं है भैया, ये तो गोलमेज सम्मेलन ले जाने के लिए गांधी जी के पांव चूम रहे हैं भैया इरविन कि भैया चल चलो यार, नाटक मत करो। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के नेताओं की गिरफ्तारी, ऑपरेशन जीरो ओवर चला गया, गांधी जी खुद जेल में, कहां से हरिजनों का उद्धार करेंगे अभी वो। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 का, इसमें हरिजन का कोई मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि कांग्रेस इस समय तो सरकार जो है कानून बनाएगी कैसे आजादी जो है भारत का शासन चलाया जाए। मेन है पूना समझौता, जो 1932 में होगा गांधी जी और अंबेडकर के साथ, जिसने उन्हें कर दिया क्या? हरिजनों के समर्थन में कर दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या आ गया भैया। यूपीएससी ने क्या पूछा? आत्मसम्मान। ये भी देखो, हरिजनों से मुद्दा क्वेश्चन पूछा गया है। आत्मसम्मान, किसका आत्मसम्मान? उच्च वर्ग का आत्मसम्मान कि निम्न वर्ग का आम सम्मान? भैया सेल्फ रिस्पेक्ट चलाना होगा भैया तुम्हें, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट को आगे बढ़ाना होगा, आत्मसम्मान तुम्हारे अंदर जगाना होगा, और आत्मसम्मान जगाते हुए उच्च और निम्न वर्ग जो है, यानी कि निम्न वर्ग का जो शोषण हो रहा है, उस शोषण के विरुद्ध उन्हें आवाज उठानी होगी, और खुद को आगे बढ़ाने के लिए उनको खुद उनके अंदर का जो है सेल्फ रिस्पेक्ट जगानी होगी। इसको जगाने का काम कौन कर रहे हैं? तो भैया देखते हैं आत्मसम्मान कौन जगाएगा। भैया भीमराव अंबेडकर काम तो कर रहे हैं दलितों के लिए, और भीमराव अंबेडकर ने हितकारिणी सभा वगैरह बनाई हुई है ना, डिपेस्ट क्लास वगैरह बनाई हुई है, ये अपने तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन आत्मसम्मान वाली बात अभी भीमराव अंबेडकर ने अलग तरीके से की है। भास्कर राव जाधव है नहीं, दिनाकर राव जावलकर है नहीं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण आत्मसम्मान आंदोलन चलाने वाले हैं पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर। और नायकर जो हैं वो निचली जाति के उत्थान के लिए आत्मसम्मान की बात करते हैं, इसलिए उनके द्वारा चलाया गया आंदोलन आत्मसम्मान आंदोलन है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या आया है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है राजा राम मोहन राय से पूछा गया है। क्या पूछा गया है देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय के बारे में हमें कोटेशन की जांच करनी है। क्या है? सबसे पहले प्राच्य शिक्षा, यानी प्राच्य विश्व के पारंपरिक दर्शन के सिद्धांतों के प्रति अत्यंत अनुराग और समादर रखते थे। राजा राम मोहन राय उस समय के सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। 1833 में उनकी मृत्यु होगी, है ना, तो 1800 यानी 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक दौर में है वो। और राजा राम मोहन राय उस समय के सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उन्हें कई भाषाओं का ज्ञान है, उन्होंने कई भाषाओं में किताबें भी लिखी हैं, बांग्ला में लिखी है, अंग्रेजी में लिखी है, ठीक है, उन्होंने फारसी भाषा में लिखी है ना। और उनका ये मानना है कि प्राच्य शिक्षा उन्होंने जब प्राप्त कर ली, तो प्राच्य शिक्षा प्राप्त करने के बाद दूसरे देशों के जो नेचर है, दूसरे देशों की जो मानवतावादी नीतियां हैं, जो उनके दर्शन हैं, उन दर्शनों को उन्होंने गहराई से अध्ययन कर लिया है। और गहराई से अध्ययन करते हुए उनका ये मानना है कि भारतीयों को भी दूसरे देशों के समान लोगों को अधिकार दिए जाने चाहिए, या उन लोगों को भी समान तरीके से उनका दर्शन पढ़ना चाहिए। इसलिए उनके दर्शन के सिद्धांतों के प्रति वो अत्यंत अनुराग और समादार रखते हैं, यानी कि उनका विश्व के यानी कि अंग्रेजी शिक्षा और अन्य विदेशी शिक्षाओं के प्रति उनका आदर हमें साफ साफ उनकी किताबों में देखने को मिल जाता है। दूसरा उनका क्या कहना है कि उनकी कामना है, ये उनकी इच्छा बता रहे हैं, यानी उनकी कामना है कि उनके देशवासी यानी कि भारत के लोग तर्क संगत यानी तर्क के साथ, हमेशा राजा राम मोहन राय तर्क, कभी इसलिए फिलोसफी की बात कर रहे हैं, तर्क के साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी कि हवा हवा ही नहीं, वैज्ञानिक तरीके से सभी पुरुषों और महिलाओं को, याद रखना महिलाओं के प्रति बहुत सजग हैं राजा राम मोहन राय, क्योंकि राजा राम मोहन राय के बड़े भाई की जो पत्नी थी वो उनकी मृत्यु पर सती हो गई थी, और ये राजा राम मोहन राय के जीवन पे बहुत ही ज्यादा प्रभाव डाला था। इसलिए राजा राम मोहन राय ने यह संकल्प लिया था कि वो भारत से सती प्रथा का अंत करके रहेंगे। इसलिए रेगुलेशन 17 के तहत 1829 में विलियम बेंटिक को संवाद कौमुदी में लिखे गए आर्टिकल के थ्रू उन्होंने सती प्रथा को समाप्त करवा दिया, और इस तरह वो महिलाओं की मानवीय गरिमा को बढ़ाना चाहते थे, ठीक है, सामाजिक समानता लाना चाहते थे, और इन सिद्धांतों को वो मानते थे। क्या ये दोनों कोटेशन सही है? हाँ सही है।
उन्होंने प्राच्य शिक्षा के पारंपरिक दार्शनिक सिद्धांतों के प्रति अनुराग और सदाचार रखा। उनकी कामना थी कि देशवासी तर्कसंगत और वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखें, महिलाओं की मानवीय गरिमा और सामाजिक समता बढ़े। यानी कोटेशन दोनों सही है। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? असहयोग कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित विषयों पर विचार करो। ठीक है भैया, विचार करते हैं हम लोग। कौन सा मूवमेंट पूछ रहा है? वो असहयोग कार्यक्रम, यानी कि 1920 की बात पूछ रहा है। वो 1920 में हुआ होगा। ये असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ। गांधी जी ने बोला 1 वर्ष के अंतर्गत स्वराज प्राप्त हो जाएगा। अगर 1 वर्ष के अंतर्गत स्वराज प्राप्त नहीं हुआ तो गांधी जी सभी ने अवज्ञा आंदोलन खड़ा कर देंगे और सरकार उन्हें रोक नहीं पाएगी। गांधी जी फुल मूड में है अभी। अब वो भैया किसी भी प्रकार से भारत को आजादी कराने के लिए अपना पूर्ण जो है योगदान देना चाहते हैं। तो भैया असहयोग आंदोलन में न्यायालय और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार होगा। होगा भैया, विदेशी वस्तुओं की होली जलाई जाएगी, वकील न्यायालय छोड़ देंगे। ठीक है, अहिंसा का कठोर अनुपालन होगा। भैया अहिंसा का तो पालन ही है, मेन अस्त्र तो अहिंसा ही है जो गांधी जी आंदोलन में चालू करेंगे। तो ये भी कोटेशन सही है। अगला है उपाधियों और सम्मानों का उनके सार्वजनिक उपयोग ना करते हुए, ठीक है, सार्वजनिक तरीके से उपयोग नहीं करेंगे, करते हुए प्रतिधारण करना, यानी कि धारण रखो छोड़ो मत, उसका प्रयोग मत करो। ये कौन सी बात है? गांधी जी ने बोला भैया उपाधियां जिन जिनको जो मिली हैं सब लौटाओ, बक्से में भर भर के भगा दो लंदन में, हमें नहीं चाहिए कोई उपाधि अंग्रेजों की। ये लो भैया मेरी केसर हिंद की उपाधि, ये मैंने फैक्स कर दी तुम्हें, मेरे को मत दो केसर हिंद की उपाधि। और गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि भी अंग्रेजों को लौटा दी असहयोग आंदोलन के समय। जलियांवाला बाग कांड हुआ था, उसके बाद शंकर नारायण ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि लौटा दी थी। यानी कि उपाधियां लौटाना चालू हो गए थे। और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन में भी कहा कि उपाधियों और सम्मानों को लौटा दिया जाए। यहां पर क्या बोल रहा है? सार्वजनिक उपयोग ना करते हुए प्रतिधारण करना। भाई धारण क्यों करना, त्यागना है हमें तो। ये कोटेशन गलत हो जाएगा। अगला क्या है? असहयोग आंदोलन के विवादों, इस समय जो विवाद होंगे उनका निपटारा पंचायती, भैया डीएसपी यानी कि सॉरी मतलब पंचायती राज व्यवस्था, यानी जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात हो रही है। यानी कि इसमें पंचायतों को आधार बना रहे गांधी जी। और गांधी जी स्थानीय तौर पर पंचायत के पक्ष में है। और गांधी जी की विचारधारा भी है कि गांव के स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना होनी चाहिए। और इस तरह उन्होंने असहयोग आंदोलन के समय अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निपटारा पंचायतों की द्वारा किया जाए। यानी 1, 2 और 4 सही है। तो यानी इसमें 1, 2, 4 तो दिया नहीं है, तो क्या दिया? केवल एक, एक नहीं है, दो नहीं है, तीन है ना, तीन है। तो इसका आंसर क्या होगा? केवल तीन, यानी 3 कोटेशन सही। समझ गए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है भैया? सिंचाई में काम आने वाला। भैया ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा भी जा चुका है। बच्चों को जो तैयारी कर रहे हैं उनको पता भी होगा, क्योंकि अर्घट्टा यानी की बात की जाए तो बेसिकली ये सिंचाई के लिए यूज होता है। और ऐसा ही एक है रहट, ये भी सिंचाई के लिए यूज होता है। फिरोज शाह तुगलक वगैरह ने भी सिंचाई के ऊपर ध्यान दिया था। उस समय सिंचाई के लिए कई कई टेक्निक भी यूज की जाती थी। अब देखते हैं वो अर्घट नामक उपकरण क्या बोल रहा है। एक घिरनी यानी पुली से खींचा जाने वाला चमड़े का बना पानी का थैला। भाई पानी का थैला थोड़ी है, पानी का थैला चमड़े का बना हुआ, ये नहीं होगा। ठीक है, एक बड़ा चक्का, चक्का अरघट्टा यानी चक्का, जो कि अराव में उसकी अराएं निकली होंगी, यानी उसमें बेक लगे होंगे जो कि पानी को खींचेगा। और बाहरी छोरों पर मिट्टी के पात्र बंधे होंगे, यानी पात्र बंधे होंगे, एक घेरा होगा, मिट्टी के पात्र बंधे होंगे। और इस तरीके से ये एक प्रकार का अर्घट होगा जो कि पानी को बाहर निकालेगा। और ये एक प्रकार के सिंचाई के लिए यूज किया जाएगा। तो इसी को कहते हैं अर्घट्टा। अगला भी देख लेते हैं। बेलों के द्वारा खींचा जाने वाला मिट्टी का एक अधिक बड़ा पात्र, ऐसा तो कुछ है नहीं बेलों के द्वारा। ठीक है, सीधे हाथों से ही रस्सी द्वारा खींचा जाने वाला एक बड़ा जोल डोल। भैया अपन कुएं से पानी तो निकाल नहीं रहे, अर्घट्टा का प्रयोग एक बड़ा चक्का, इसमें भी बेल यूज किया जाएगा लेकिन यहां चक्का पूछ रहा है वो। तो जब ये चक्का आ गया तो इसलिए अर्घट्टा आ गया। समझ गए बात? अगर चक्का नहीं आता और बेलों के द्वारा खींचा जाने वाला मिट्टी का एक से अधिक बड़े पात, यानी मिट्टी के पात इसमें भी है, बाहरी छोरों पर लगे हुए हैं,
बैलों के द्वारा भी अरगट्टे में यूज किया जाता था, लेकिन चक्का नहीं होता था। इसमें चक्का है, चक्का है इसलिए अरगट्टा है। सिंपल सी बात। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारत में, भैया कौन से भारत में? प्राचीन भारत का पूछा है। इनमें से किस शासक ने मत विलास, मत विलास, इसका नाम आते से ही याद आ जाता है मत विलास प्रहसन, ठीक है, विचित्र चित्त और गुण भरा जैसी उपाधियां धारण करी। देखो इसमें हमें उपाधि पूछ रहा है, लेकिन ये मत विलास उपाधि भी है और मत विलास का पूरा कर दें तो मत विलास प्रहसन भी है। और ये एक प्रकार से भ्रष्टाचार के ऊपर लिखी गई एक पुस्तक है, जिसमें कापालिकों का भी उल्लेख करते हुए उन पर व्यंग किया गया है। मत विलास प्रहसन की रचना एक शांति प्रिय राजा ने करी थी, और वो शांति प्रिय राजा था पल्लव वंश का। कौन से वंश का था? पल्लव वंश का। और ये शासक है महेंद्र वर्मन। कौन है? महेंद्र वर्मन। तो याद करने का सिंपल फंडा था, मां से मतविलास प्रहसन होता था, मां से महेंद्र वर्मन होता था, भैया याद हो जाता था, सिंपल था। तो महेंद्र वर्मन यानी कि मतविलास प्रहसन की रचना करी, और मतविलास प्रहसन की रचना महेंद्र वर्मन ने करी, यानी ये शांति प्रिय राजा है। इसके समय पुलकेशन द्वितीय भी चालुक्य वंश का शासक है। वही चालुक्य वंश का शासक पुलकेशन द्वितीय पल्लव राज्य पे आक्रमण करेगा, और महेंद्र वर्मन युद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाएंगे। महेंद्र वर्मन ने ही मतविलास की रचना करी थी। आप देखते महेंद्र वर्मन आ रहा है क्या? महेंद्र वर्मन, ये पहले में ही महेंद्र वर्मन मिल गया हमको, कोई दिक्कत, यानी इसका आंसर ये होगा। अगला भी देख लेते, चेक कर लेते हैं। सिंह विष्णु, भैया ये राष्ट्रकूट वंश का है तो ये होगा नहीं। नरसिंह वर्मन प्रथम, ये भी नहीं होगा, ठीक है, पल्लव वंश के होंगे ये पहले। सिंह वर्मन, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या होगा? महेंद्र वर्मन प्रथम। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। चीनी यात्री, भैया चीनी यात्री, भैया कौन कौन चीनी यात्री आए हैं? 3 चीनी यात्री आए हैं, फायान, हैंसवांग और इतिसांग, ठीक है, दिक्कत नहीं है। ये पूछ रहा फायान के बारे में, किसके शासनकाल में भारत है? सिंपल सा क्वेश्चन है। फायान जो है वो 399 में आया और 414 तक रहा है। फायान आया, फायान ने किसके बारे में बताया? फायान ने मध्य देश के बारे में बताया। फायान ने बताया भारत के लोगों को गुलाब पसंद होते हैं। और क्या बता रहा है? उसने बताया एक ऐसी जाति के बारे में जिसका नाम चांडाल है, और चांडाल जो है वो सबसे नीची जाति होती थी, और जब गांव में प्रवेश करती थी, शहरों में प्रवेश करती तो लाठी पीटते हुए चलती थी। ये फायान ने बताया। नया नया मार्केट में आया था फायान, हुआ करते हुए, और उसको क्या पता था क्या हो रहा है। तो भैया फायान ने भैया बोला, भैया क्या बता रहे हो? भैया फायान बोल रहा है, भैया किसके समय आया, किसके समय आया? समुद्रगुप्त के समय आया? तो नहीं आया, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया। किसके समय आया है ना? ये क्वेश्चन सिंपल सा है, किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आया, निम्न में से इनमें से किसने शक्तिशाली समुद्रवर्ती राज्य श्री विजय के विरुद्ध, ओहो श्री विजय, ठीक है भैया, जिसका शासन मलय, प्रायद्वीप, सुमात्रा, जावा, इंडोनेशिया तक पहुंच गए भैया, इंडोनेशिया के निकटवर्ती द्वीपों पर एक सफल सैन्य अभियान किया। भैया ये तो एक महान योद्धा होगा यार, जो भैया दक्षिण पूर्वी एशिया तक आक्रमण कर रहा है। तो इस समय दक्षिण में एक राजा है, और उस राजा का नाम है राजराज प्रथम का बेटा राजेंद्र प्रथम। और राजेंद्र चोल जो है वो इस वंश का एक महान शासक है, राजेंद्र चोल, ठीक है। उसने 2 अभियान किए, एक उत्तर की ओर और एक पूर्व की ओर। उत्तर में उसने अभियान करके गंगा नदी के आसपास के सभी राज्यों को उसने अपने अधीनस्थ करते हुए उनको द्वारपाल के रूप में, प्रतिहारों को द्वारपाल के रूप में खड़ा किया, ऐसा बोला जाता है। और राजेंद्र चोल ने गंगा का अभियान करते हुए उपाधि धारण करी गंगे कोंड चोल, और ऐसे ही उसने गंगे कोंड चोलपुरम नामक एक कैपिटल भी बनाई। उसका दूसरा अभियान दक्षिण पूर्वी एशिया की तरफ हुआ है, और दक्षिण पूर्वी एशिया ने श्री विजय, प्रायद्वीप, सुमात्रा, जावा, निकटवर्ती द्वीपों के विरुद्ध हुआ है। तो भैया हमें कौन दिखेगा? राजेंद्र चोल दिखेगा। कहां दिख रहा है राजेंद्र चोल? अमोघवर्ष राष्ट्रकूट का है, नहीं होगा। प्रतापरुद्र काकतीय वंश के हैं, वारंगल के काकतीय, ठीक है, अलाउद्दीन के समय होंगे ये। राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र प्रथम आ गया, तो यानी राजेंद्र प्रथम चोल ही इसका। और विष्णुवर्धन यानी होयसेल, ठीक है, दार समुद्र के होयसेल हो जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्राचीन भारत। क्या क्वेश्चन पूछा गया है? प्राचीन भारत
इतना ईसा पूर्व पूछा है, और इस ईसा पूर्व में यानी कि 600 बीसी के आसपास पूछा है। युग्मों पर विचार करना है। एक तरफ दिए गए हैं ये शहर और एक तरफ दी गई हैं उनकी नदियां। सिंपल सी चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें पता है उत्तर भारत में 16 महाजनपद आए। कितने महाजनपद आए? 16 महाजनपद आए। और 16 महाजनपदों की स्थापना अलग अलग नदियों के आसपास हुई है। ठीक है भैया, हुई होगी। देखते हैं क्या हो सकता है। अस्मक। अस्मक, हमें पता है कि 16 महाजनपदों में से एक ही महाजनपद है जो दक्षिण में है, वो है अस्मक। और अस्मक जो है वो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी के तट पर स्थित है? गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। तो यहां पर हो जाएगा अस्मक, यानी कि भैया ये सही है। ठीक है। कंबोज। कंबोज पाकिस्तान में है। ठीक है, जो अपने अच्छी किस्म के घोड़ों के लिए जाना जाता है। विपाशा नदी, विपाशा यानी व्यास नदी की बात कर रहा है वो, तो व्यास नदी तो यहां बहती है, तो ये इससे मैच खाएगा? नहीं खाएगा मैच। अवंती। अवंती यानी उज्जैनी की बात हो रही है। ठीक है। अवंती जो है वो शिप्रा नदी के तट पर स्थित है, जो चंबल की सहायक नदी है, यहां पर अवंती है। और ये क्या पूछ रहा है अवंती के सामने? महानदी। महानदी तो भैया यहां बह रही है, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ उड़ीसा में, तो ये कोटेशन भी गलत हो जाएगा। कौशल। कौशल यानी वो अयोध्या की बात कर रहा है, और अयोध्या तो हमें पता ही भैया सरयू नदी के किनारे है। किसके किनारे है अयोध्या? सरयू नदी के किनारे है, यानी कि कौशल राज्य है ये। ठीक है, तो यानी कि ये मैच खा रहा है, ये मैच खा रहा है, यानी कि 1 और 4 सही है। तो इसमें क्या पूछा? केवल 1, केवल 2, केवल 3? अरे भैया तो ये केवल 2 होगा, क्योंकि 2 ही सही है, दोनों गलत है। चलिए ठीक है, समझ में आ गई बात। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन पूछा है, प्रथम गंधर्व महाविद्यालय। गंधर्व विद्यालय संगीत के लिए जाना जाता है, ये हमें पता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। हाँ, आई गया। संगीत प्रशिक्षण विद्यालय है जो विष्णु दिगंबर पलुस्कर के द्वारा 1901 में कहां स्थापित किया गया? देखो, गंधर्व विद्यालय की बात की जाए तो जो गंधर्व है उसके कई सेंटर खोले गए, लेकिन ये पूछ रहा पहला सेंटर। पहला सेंटर जो खोला गया था वो लाहौर में खोला गया था, और शिक्षा के लिए 1901 में लाहौर में गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना की गई। दिल्ली में भी गंधर्व महाविद्यालय है, और पुणे में भी गंधर्व महाविद्यालय, लेकिन ये सब बाद में खुलेंगे। ग्वालियर और उज्जैन में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो दिल्ली में बाद में खुलेगा, यानी पहला पूछा गया तो पहला आ जाएगा क्या? लाहौर। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? जैसा कि अशोक के अभिलेखों से ज्ञात हो रहा है, भैया हमें अशोक के अभिलेखों से ज्ञात हो रहा है। भैया क्या ज्ञात हो रहा है? ज्ञात हमें यह हो रहा है कि इसमें 3 हमें अधिकारियों की चर्चा मिल रही है, युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक। ये 3 जो हैं अधिकारी, ये हमें अशोक के किस अभिलेख में मिल रहे हैं? तो ये अशोक के हमें तीसरे बृहत अभिलेख में देखने को मिलते हैं, युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक, जिनको वो एक प्रकार के जिला अधिकारी के रूप में देखता है। एक तरह से वो कलेक्टर है। क्या है? और कलेक्टर कहां होगा? जिले में होगा, इसलिए युक्त, रज्जुक, प्रादेशिक जैसे अधिकारियों की चर्चा जिले में करती है, और वो रज्जुक यानी कि एक प्रकार के कलेक्टर के पद के रूप में करते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है? ग्रामीण स्तर पर नहीं होगा भैया, गांव में तो होंगे नहीं। ये जिला, ये आ गया जिला स्तर पर। ठीक है, प्रांतीय स्तर पर तो राजकुमार वगैरह होते थे मौर्य काल में, क्योंकि मौर्य काल पूछ रहा है। और केंद्र में तो राजा होगा। बात ही खत्म हो गई, कहानी खत्म, पैसा हजम। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? फिर आ गया, देखो, असहयोग आंदोलन के पीछे पड़ गया इस बार यूपीएससी। ठीक है, असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर रहे हैं, और विचार करेंगे हम लोग, क्यों नहीं करेंगे विचार? विचार कर लेते हैं, चलो। कांग्रेस ने घोषणा की कि सभी वेद और शांतिपूर्ण तरीके से स्वराज प्राप्त करेंगे। भैया पहली बात ही है, बता ही चुका हूं मैं। स्वराज प्राप्त होगा किससे? वेद तरीके से होगा। हम कानून इसमें नहीं तोड़ रहे, इसलिए राजद्रोह सविनय अवज्ञा आंदोलन में आया था, दांडी मार्च में, इसमें नहीं है। वेद और शांतिपूर्ण तरीके, शांति रखेंगे एकदम, कानून तोड़ेंगे मतलब असहयोग करेंगे, तोड़ेंगे नहीं, असहयोग करेंगे। ठीक है, उद्देश्य क्या? इसे चरणों में क्रियान्वित किया जाना था, जिसमें सविनय अवज्ञा और करों का भुगतान ना करना, अगले चरण के लिए करों का भुगतान ना करना केवल तब तक जब तक स्वराज 1 वर्ष में प्राप्त ना होता हो और सरकार दमन पर उतर आती है तो।
मैंने तुम्हें असहयोग आंदोलन के बारे में बताया था। गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया और उन्होंने बोला कि हमारा लक्ष्य स्वराज प्राप्ति है। क्या प्राप्ति है? स्वराज प्राप्ति है। और स्वराज प्राप्ति के लिए मैं सरकार को 1 वर्ष का समय देता हूं। अगर 1 वर्ष के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार स्वराज नहीं देगी तो मैं इसके आगे असहयोग आंदोलन को बढ़ाकर सविनय अवज्ञा आंदोलन में तब्दील कर दूंगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब है कर की अदायगी ना करना और करों का भुगतान नहीं करूंगा। और अगले चरण में यह तब तक रहेगा जब तक मुझे स्वराज नहीं मिल जाता। अगर सरकार दमन पर उतर आई तो फिर वो मुझे सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू करने से रोक नहीं पाई। सिंपल सी चीज। तो दोनों कोटेशन सही हैं, तो ये दोनों सही हैं। चलो भैया आगे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन 16वां क्वेश्चन पूछा गया, 15वां क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित फलों पर विचार कीजिए। ठीक है, फलों पे विचार कर लेते हैं। आहा, पपीता पेट साफ हो जाएगा, खाओ भैया आराम से। अनानास बेहतरीन छील कर खाओ। अमरूद बहुतों को पसंद होंगे, भाई दांतों में बीज अड़ जाते हैं इसलिए भैया कई लोग खाते नहीं होंगे। तो भैया पपीता, अनानास, अमरूद। उपयुक्त में से कितने 16वां और 17वीं शताब्दी में पुर्तगालियों के द्वारा लाए गए? पुर्तगाली छोटा सा देश है, क्या उगाएगा? टिंडा उगाएगा वो। तो पुर्तगाली ये सब के सब जो हैं अपनी कॉलोनियों पे, यानी कि विदेशी हैं ये। और ये सब पुर्तगाली कहां से लेकर आए? ये सब पुर्तगाली साउथ अमेरिका से लाए या फिर अफ्रीका से लाए, क्योंकि यहां पर इनकी कॉलोनियां थी और यहीं पर उगाने वाले पौधों को ला ला के हमारे यहां उगा देते थे। तो भैया पपीता हो गया, अनानास हो गया, अमरूद हो गया, आलू हो गया, तंबाकू हो गया भैया, रगड़ रगड़ के खाओ। ठीक है, तो तंबाकू का प्रयोग कर दिया भैया हमारे यहाँ। तो तंबाकू ऐसा है कि आदत डाल दी उन्होंने तंबाकू की। विमल केसर में डाल डाल के खिला रहे हैं लोगों को, ऐसे तो आदत डल गई विमल की है। एडवर्टाइजमेंट केसर का युक्त है भैया ये। ऐसी तंबाकू की आदत लगा के गए पुर्तगाली। और प्रिंटिंग प्रेस भी लेकर आए थे जिससे हम लोग जो है किताबें प्रिंट करते थे। टकाटक 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 प्रिंट होती थी हमारी किताबें। तो भैया ये सब पुर्तगाली लेकर आए, यानी कि तीनों लेकर आए थे। तो भैया 1 2 3 ये तीनों है भैया, तीनों लेकर आए हैं ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? नहीं है। और ये है हमारा स्कॉलरशिप टेस्ट जो कि सभी बच्चों के लिए 1 जून को होगा, जिसको देना सभी के लिए है। और इसके तहत जो है वो अलग अलग स्कॉलरशिप टेस्ट के तहत हमें डिस्काउंट है। इसे आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से ले सकते हैं। ऑनलाइन के लिए 1 घंटा होगा जो 10 से 11 के बीच में होगा। ऑफलाइन जो है वो 2 घंटे के लिए होगा, 10 से 12 के लिए होगा। इसके लिए आप हमारे ऑफलाइन सेंटर सेक्टर सी इंदुपुरी भोपाल में भी आ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है ये हमारा ऑफलाइन सेंटर है उड़ान एकेडमी, जो कि 46 फर्स्ट फ्लोर अर्चना टावर सी सेक्टर इंदुपुरी में है। ये हमारे कॉन्टेक्ट नंबर हैं जिस पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइबर करके नए नए मुद्दों पर भी हम लोग वीडियो डालते हैं जिसको आप देख सकते हैं। हिस्ट्री के भी, पॉलिटी के, ज्योग्राफी के भी इसी तरह हम सोल्यूशन लेके आएंगे। तो आशा करता हूं कि आप लोगों का पेपर अच्छा गया होगा। मेंस की तैयारी में अब जिनका पेपर अच्छा है वो मेंस की तैयारी में लगे, और जिनका अच्छा नहीं गया है वो अगले साल वापस से अपने आप को रीजनरेट करके, ठीक है, वापस से जो है वो एग्जाम में तैयार हों। और इस बार नहीं तो अब की बार हम लोग जरूर कामयाब होंगे। जय हिंद, जय भारत।